हाँ, बॉन्ड समझते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर ये बॉन्ड्स के थ्रू पैसे कलेक्ट होता है, कंपनी करती है। कंपनी करती है ना। कंपनी जो फंड रेज करती है वो उसके पास फंड रेज करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। वो शेयर्स से कर सकती है, शेयर्स में इक्विटी से कर सकती है, या प्रेफरेंस शेयर से कर सकती है। और ये शेयर्स भी क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी कन्वर्टिबल होते हैं या नॉन कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है, या रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो जो शेयर से होता है वो तो उनका कौन सा वाला होता है, इंटरनल इक्विटी होती है। एक होता है आउटसाइडर फंड, कि आउटसाइडर से भी फंड रेज किया जा सकता है। जो ओनर्स फंड होता है उस पे कंपनी डिविडेंड देती है, और जो आउटसाइडर्स फंड होता है उस पे कंपनी इंटरेस्ट देती है। तो आउटसाइडर फंड को रेज करने के लिए सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, डिवेंचर्स इशू कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है। तो अब लेकिन इन तीनों के जो ये अलग अलग वो है प्रोसीजर, या कहीं से लोन ले सकती है बैंक से, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, फाइनेंस कर सकती है। तो इन सब के जो होते हैं अलग अलग फीचर होते हैं। कहीं पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना होता है, कहीं पे इंटरेस्ट रेट कम देना होता है, कहीं पे क्या कहते हैं पैसा लौटाने की आसानी होती है, कहीं पे टाइम लिमिट होती है, कहीं पे टाइम लिमिट नहीं होती है। तो अलग अलग चीज़ें होती है। तो अब इंटरनेशनल बॉन्ड, अब बॉन्ड तो समझ गए क्या होगा, बॉन्ड एक जरिया है पैसे कलेक्ट करने का, ठीक है। बॉन्ड क्या होता है, कंपनी बॉन्ड इशू कर देती है, लोग उसे परचेज करते हैं, पेमेंट कर देते हैं जितने उसकी बॉन्ड की वैल्यू होती है, और फिर कंपनी जो है ना उस पर मंथली एनुअली जो है इंटरेस्ट पे करती है। और जब वो बॉन्ड जो होते हैं, उस बॉन्ड का फायदा क्या होता है, जो बॉन्ड परचेज कर रहा है वो बॉन्ड किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो बॉन्ड जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। तो इसलिए लोग जो है बॉन्ड्स भी खरीदते हैं। तो बॉन्ड जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल है फॉर फाइनेंस। और बॉन्ड जो है एक डेट होता है, फर्म या गवर्नमेंट इसे इशू कर सकती है। ये एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे डेबिट डिवेंचर क्या होते हैं वो भी एक सर्टिफिकेट होता है। ये भी बॉन्ड भी एक सर्टिफिकेट होता है, जिसको बॉन्ड कहा जाता है। दैट स्टेट्स दैट अ फर्म विल मेक कूपन पेमेंट। इसमें क्या स्टेट किया जाता है कि फर्म क्या करेगी, कूपन पेमेंट करेगी। कूपन पेमेंट्स क्या होती है पता है किसी को? नो सर। कूपन पेमेंट्स मतलब एनुअल इंटरेस्ट समझ लो, तो वो जो कूपन पेमेंट है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये लाइन लिखी है देखो, दैट द फर्म, सेकंड लाइन में, दैट द फर्म विल मेक कूपन पेमेंट टू द होल्डर ऑफ द बॉन्ड। यहाँ पे क्या यूज हुआ, होल्डर ऑफ द बॉन्ड, यानी कि ये नहीं लिखा कि जो परचेजर है, ठीक है, यहाँ पे जिसने वो होल्डर। होल्ड किया है। हाँ, जिसके पास वो होगा उसको वो कूपन पेमेंट करेगी। एंड विल एट मेच्योरिटी पे द होल्डर द पार वैल्यू। और जब उसकी मेच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि जितने टाइम का है, अगर 2 साल का है तो 2 साल बाद, 3 साल का है तो 3 साल बाद, उस पर पार वैल्यू, यानी कि पार वैल्यू मतलब जितने का वो बॉन्ड है। अगर 100 रुपये का बॉन्ड है तो 100 रुपये, 1000 का बॉन्ड है 1000 रुपये, ठीक है, जो उसकी पार वैल्यू है वो पेमेंट वो कर देगी। कब पे करेगी, उसकी मेच्योरिटी पे, ठीक है। तो कूपन पेमेंट जो है वो उसको एनुअली दे, टाइम टू टाइम, जो भी टाइम फिक्स है उसका तब पे करेगी, और जब मेच्योरिटी खत्म हो जाएगी तो पार वैल्यू पे की जाती है बॉन्ड की, ठीक है। कूपन पेमेंट जो होती है वो सिंपली क्या होती है, इंटरेस्ट, इसमें भी बताया गया है। कूपन पेमेंट क्या होती है, सिंपली इंटरेस्ट पेमेंट होती है डेट के ऊपर। और पार वैल्यू जो होती है उसकी प्रिंसिपल, यानी कि जितने में उसने वो परचेज किया है बॉन्ड। तो फर्म क्या करती है, सेल करती है इन बॉन्ड्स को। किसको सेल करती है, इन्वेस्टर्स, जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जिनसे वो बोरो मनी कर रही है। तो द की डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग मनी बाय इशूइंग बॉन्ड्स rather than borrowing directly from a bank is that there exists a secondary market for bonds, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या हुआ है कि हम बैंक से ना खरीद के, कंपनी बैंक से लोन ना रेज करके बॉन्ड्स के थ्रू क्यों रेज करती है, क्योंकि इसका एक बेनिफिट है, इसकी एक सेकेंडरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट मार्केट समझते हो? सर जहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज ट्रेड, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, ठीक है। सेकेंड हैंड मतलब क्या है, जो एक बार इशू हो चुकी है, उसके बाद उसकी जो इशू होने के बाद लोग आपस में उसको खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, यानी कि सेल परचेज उसको कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो लेकिन लोन का ऐसा नहीं कर सकते कि बैंक ने लोन दे दिया, अब वो लोन किसी और बैंक से उसके बदले पैसे ले ले, या कोई किसी के बदले में ले ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन बॉन्ड्स में ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए जो है कंपनी उसको सेकेंडरी मार्केट में
मतलब कंपनी जो बॉन्ड को इशू करती है। दैट इज इफ यू बाय अ बॉन्ड फ्रॉम अ फर्म, यू कैन लेटर सेल द बॉन्ड टू अनदर इन्वेस्टर। ठीक है, अगर मैंने किसी का बॉन्ड खरीद लिया है तो अब मैं वो बॉन्ड किसी और को बेच भी सकता हूँ। तो द एक्ट ऑफ फर्म सेलिंग बॉन्ड डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स टर्म्ड एज प्राइमरी मार्केट। और जहाँ पर वो डायरेक्टली सेल करती है कंपनी, यानी कि फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी जो होती है बॉन्ड्स को इशू करती है, तो वो कौन सी मार्केट कहलाती है? प्राइमरी मार्केट कहलाती है। वाइल इन्वेस्टर ट्रेडिंग बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स इज द सेकेंडरी मार्केट। और जो इन्वेस्टर अपने आपस में कर रहे हैं वो कौन सी है? सेकेंडरी मार्केट। तो अब ये जो बॉन्ड मार्केट है वो कंट्री की तो है अपनी, लेकिन अब जब सारी कंट्री में, यानी कि मैं यहाँ का हूँ और मैं दूसरी कंट्री के बॉन्ड खरीद रहा हूँ, तो जहाँ मैं वो बॉन्ड खरीद रहा हूँ वो क्या हो गई? इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ सर वेल डेवलप्ड domestic market for bonds, Canadian firms issuing bonds denominated in Canadian dollars and selling them in Canada। ठीक है, मतलब क्या है कि जो डोमेस्टिक कंट्री में जो सेल कर रहे हैं, मतलब यहाँ की इंडिया में, इंडियन मार्केट में बॉन्ड सेल हो रहा है, तो वो डोमेस्टिक मार्केट कहलाएगी। लेकिन इंडियन कंपनी दूसरी कंट्री की मार्केट में जाके अपने बॉन्ड इशू करेगी, तो वो क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगी, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों करते हैं? एग्जिस्ट एन इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट इज रियली अ सेट ऑफ लूजली कनेक्टेड इंडिविजुअल मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। देयर आर मेनी डिफरेंट बॉन्ड मार्केट्स इन मेनी कंट्रीज, टेकन टुगेदर एज अ होल दे कंस्टिट्यूट द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। ठीक है, हर कंट्री में अलग अलग कई जगह पर बॉन्ड मार्केट हैं, जब उन सबको इकट्ठा एक जगह ले आओ तो कंस्टिट्यूट करती हूँ इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। ठीक है, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट जो है वो दो पार्ट्स में बटी हुई है, एक फॉरेन बॉन्ड और दूसरा यूरो बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड्स क्या है? फॉरेन बॉन्ड सिंपली बॉन्ड्स इशूड इन अ बॉन्ड मार्केट बाय अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, किसी बॉन्ड मार्केट में अगर कोई फॉरेन कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो फॉरेन बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ये ठीक उसी तरह से कंपनी की तरह से, कंपनी अगर जो इंडिया में कंपनी बाहर रजिस्टर्ड हुई भी आती है तो हम उसको क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनी कहते हैं। अगर वो इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको क्या कहेंगे हम? डोमेस्टिक कंपनी। उसी तरह से जो बाहर से कंपनी आके हमारी मार्केट में बॉन्ड इशू कर रही है तो वो हो जाएगा फॉरेन बॉन्ड। और जो अपनी ही कंट्री की कंपनी अपनी अपनी मार्केट में इशू कर रही है वो हो जाएगा डोमेस्टिक बॉन्ड। क्लियर है? सर यस सर। हाँ पूनम सर ये क्या कह रही हूँ, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ फॉरेन दो बॉन्ड जो है, तो बॉन्ड तो क्लियर है, बॉन्ड क्या है? यस सर। ठीक है, और ये भी क्लियर है ये बॉन्ड मार्केट में होता है सेल परचेज, मतलब जिस तरह से शेयर ट्रेड होते हैं उसी तरह से इसकी भी मार्केट डेवलप्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड जब मार्केट में सेल परचेज हो रहा है, इसकी भी दो मार्केट है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। जहाँ पे फर्स्ट हैंड बॉन्ड इशू हो रहा है वो प्राइमरी हो जाएगी, जहाँ पे सेकेंड हैंड हो रहे हैं मतलब इन्वेस्टर्स आपस में डील कर रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट हो जाएगी। अब इसको जो ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक फॉरेन बॉन्ड और एक यूरो बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फॉरेन बॉन्ड वो बॉन्ड होंगे जब फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में कोई बाहर की कंपनी आके अपने बॉन्ड इशू कर रही है। ठीक है, इशू की बात आ रही है इसमें। ठीक है, फॉरेन कंपनी इशू कर रही है इंडियन मार्केट में तो वो क्या कहलाएंगे? फॉरेन बॉन्ड। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल लिखा हुआ है, जापानीज फर्म इशूइंग अ यूएस डॉलर बॉन्ड, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन द यूएस इज इशूइंग अ फॉरेन बॉन्ड। मतलब जापानीज फर्म अगर यूएस में यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रही है तो वो क्या हो जाएगा? फॉरेन बॉन्ड। किसकी बात हो रही है? कंपनी इशू कर रही है। ठीक है, बिकॉज फॉरेन बॉन्ड्स आर सिंपली अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट, द ओनली रियल डिफरेंस इज देयर ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस किसका है? लॉ का है, ट्रीटमेंट अंडर अंडर द लॉ का है। ठीक है, ये भी डोमेस्टिक मार्केट में ही हो रहा है लेकिन ट्रीटमेंट किसका है? लॉ की वजह से, क्योंकि वो बाहर की कंपनी है, बाहर के लॉ से रेगुलेट हो रही है वो, तो इसलिए उसके बॉन्ड जो होंगे वो फॉरेन बॉन्ड्स में आ जाएंगे। इंडियन कंपनी अगर इंडियन मार्केट में ही करेगी
तो वो इंडिया के लॉ से ट्रीट किए जाएंगे, उसका टैक्स ट्रीटमेंट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट या जो भी लॉ के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ है वो इंडियन लॉ रेगुलेट करेगी, तो इसमें वो डोमेस्टिक होगा। ठीक है, अगर बाहर की कंट्री की करती है, फॉरेन कंपनी कोई करती है, तो फॉरेन कंपनी के जो जो भी है टैक्स ट्रीटमेंट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, वो सारे उसके बाहर के हिसाब से होंगे, इसीलिए उसके बॉन्ड यहाँ पर फॉरेन बॉन्ड कहलाएंगे। ठीक है, द मोस्ट important foreign bond markets are located in Zurich, New York, Tokyo, Frankfurt, London and Amsterdam. ठीक है, the reasons that a company may go to another country to issue bonds include the simple fact that there may not be enough demand in the domestic market. ठीक है, अब मान लो कोई दूसरी कंट्री में सामान बेचने क्यों जाएगा, मान लो इंडिया की कंपनी है, इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है, वो सारा इंडिया में ही क्यों नहीं बेच रही, बाहर क्यों जा रही है सामान बेचने? बताओ कोई, तो मतलब क्यों जरूरत पड़ती है अपने एरिया से बाहर जाने की? मान लो हम सहारनपुर में क्योंकि उस रहते हैं, एरिया में डिमांड नहीं होती इस चीज की डिमांड नहीं होती या डिमांड पूरी नहीं हो रही होती या पूरी सप्लाई जो है वो मैच नहीं कर रही होती। की। ठीक है, अब मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और यहाँ पर बॉन्ड मार्केट से सिर्फ मैं 50 लाख ही रुपए रेज कर पा रहा हूँ, तो अब मुझे जरूरत है कहीं से तो करूंगा, तो क्या करूंगा मैं, 50 लाख यहाँ से कर दूंगा, बाकी 50 लाख के लिए मैं इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में चला जाऊंगा। ठीक है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है जो कंपनीज कि कहाँ जाती हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स को छोड़ करके फॉरेन मार्केट्स में जाती हैं। ठीक है, सेट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पे उसको पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जर्मनी कंपनी का, ये पूरा यहाँ पैराग्राफ तक ही है ऐसे ही। चलो, नोट दैट इशूइंग अ बॉन्ड इन ज्यूरिश फॉर इंस्टेंस डज नॉट मीन दैट द फर्म इज नेसेसरली बोरोइंग फ्रॉम स्विस लेंडर्स। जनरली अ फॉरेन फर्म इशूज अ स्विस फ्रेंच denominated bonds in Zurich and most of buyers of that bond will also be foreign. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि अगर यूरिश बॉन्ड है, यूरिश में कोई बॉन्ड इशू हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि फर्म तो हो वो स्विट्जरलैंडर्स की हो। अब फॉरेन मार्केट में दूसरी जगह के भी हो सकते हैं, मान लो इंडियन मार्केट में कोई बाहर की कंपनी पर सेल कर रही है अपने बॉन्ड्स को, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंडियंस ही उसे परचेज करेंगे, यहाँ की मार्केट में कोई बाहर के लोग भी हो सकते हैं, वो भी उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं। पहले वो हो गया फॉरेन बॉन्ड, अब है यूरो बॉन्ड। यूरो बॉन्ड्स are bonds denominated in one currency but issued in a country that is not the home of that। क्या है यूरो बॉन्ड? वही यूरो कहाँ पे हम यूज कर रहे थे वहां पर यूरो एक्सक्यूज मी सर, करेंसी में। हाँ, सर सुलेमान को हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो वो परेशान हो रहा है, प्लीज आप उसे थोड़ा इंग्लिश में भी समझा दीजिए। इसकी मैं अलग से क्लास लूंगा, उसको मैंने मना किया था ना इसमें आने के लिए ग्रुप में। सुलेमान, मना कर। सुलेमान, Yes, sir. I will teach you in Okay, teach me separately. okay, okay, separate, I will Okay, teach you separately। okay, okay, okay. तो यूरो बॉन्ड ठीक उसी तरह से जैसे यूरो करेंसी का कॉन्सेप्ट था। यूरो करेंसी क्या होती थी कि जब एक कंट्री के लोग, ठीक है, या बैंकर्स दूसरी कंट्री में जा कर के यहाँ के पैसे को जमा कराते थे, ठीक है, दूसरी कंट्री में करा रहे हैं, तो वो यूरो करेंसी बन जाती थी। यानी कि अगर मैं अमेरिका में रुपी को डिपॉजिट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, यूरो रुपी बन जाएगा। उसी तरह से यूरो बॉन्ड भी है। यूरो बॉन्ड आर बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन वन करेंसी बट issued in a country that is not the home of that currency। ठीक है, क्या है यूरो बॉन्ड? वो बॉन्ड्स हैं
जो एक करेंसी में डिनोमिनेटेड है, मान लो रुपीज में डिनोमिनेटेड है, बट इशूड इन अ कंट्री, लेकिन उस कंट्री में इशू है, दैट इज नॉट द होम ऑफ दैट करेंसी, जो कि उस करेंसी की होम कंट्री नहीं है। यानी कि रुपीज है, रुपीज में डिनोमिनेटेड है बॉन्ड, लेकिन हम उसको इशू कर रहे हैं अमेरिका में, लेकिन अमेरिका जो है वो रुपी की होम कंट्री नहीं है। ठीक है, यानी कि रुपीज इंडियन करेंसी है, उसमें डिनोमिनेटेड है, इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में हम उसे इशू कर रहे हैं, तो वो यूरो बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन बॉन्ड में और यूरो बॉन्ड में डिफरेंस समझ लो एक बार। फॉरेन बॉन्ड में क्या हो रहा था, हम दूसरी कंट्री के डिनोमिनेशन में ही इशू कर रहे थे। यानी कि अगर मैं अमेरिका में इशू कर रहा हूँ तो मैं बॉन्ड में इशू कर रहा हूँ, वहाँ पे उसमें डॉलर्स में इशू कर रहा हूँ, तो वो हो गया फॉरेन बॉन्ड। यानी कोई अगर बाहर की कंट्री इंडिया में इशू कर रही है और वो रुपीज में ही इशू कर रही है, तो वो इंडिया में फॉरेन बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन अगर कोई बाहर की कंट्री इंडिया में अपनी करेंसी में ही इशू कर रही है, तो वो यूरो बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, समझ क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है ना? यस सर। या ऐसे ही यस सर बोल लो। अभी पूछूंगा मैं ये। ठीक है, ओके सर। चलो अब आ जाओ आगे। यूरो क्रेडिट मार्केट, द मार्केट वेयर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज फॉरेन करेंसी। ठीक है, यूरो क्रेडिट क्या है, वहाँ पर यूरो करेंसी था, यूरो करेंसी में डिपॉजिट की बात होती थी, और यहाँ पर क्या है, यूरो क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। उधार देना। ठीक है, तो यानी कि फाइनेंसिंग करने का काम हो रहा है यहाँ पे। जब द मार्केट वेयर, जहाँ पर फाइनेंसिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कौन कर रहा है यहाँ पे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, अगर फॉरेन करेंसी में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो वो यूरो क्रेडिट मार्केट कहलाएगा। दे में एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन। ठीक है, लोन्स प्रोवाइडेड इन दिस मार्केट आर मीडियम टर्म लोन्स अनलाइक लोन मेड इन द यूरो करेंसी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं वो लोन मीडियम टर्म के होते हैं। यूरो करेंसी में वो डिपॉजिट या लोन की बात हो रही थी। अब डिपॉजिट तो कब तक के लिए भी किया जा सकता है, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया कर रहे हैं। बैंकिंग सर्विसेज मतलब वही चेक इशू करना, चेक का, और क्रेडिट पेमेंट या क्रेडिट लोन, मतलब जितनी भी बैंक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
पौलवी हाँ पढ़ ले तो समझी ना। अबे सच चलेगा ओ भाई सर सुन रहे। मतलब सर तो मैं क्या बोला कंप्लीट हो गया। कंप्लीट है? हो गया ओ भाई हाँ, हमें complete ही हो गया। सर आप खड़ी बोलते होके बोलते बोल चुप रही गए। हंसी आ तो रही फॉरेक्स है। मार्केट के बारे में तो ज्यादा